चर्चा चल रही है राजद और जदयू का मिला का, इसको कैसे देखते? मुझे कुछ नहीं देखना उसमें, मुझे क्या देखना, वो राजद वाले बताएं, जदयू वाले बताएं। देखिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितने लोगों से मैं सुबह से शाम तक मिलता हूँ, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस दल का किससे विलय हो गया, किसका किससे गठबंधन हो गया, क्योंकि जो उनकी जिंदगी है उसमें कोई फर्क तो है नहीं। जैसे मैं नीचे लोगों से पूछता हूँ, पहले एनडीए की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार है, तो लोगों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि सरकार के काम करने के तरीके में, उनकी प्राथमिकताओं में तो कोई फर्क आया नहीं जमीन पर। तो ये आपको, आप चूंकि पत्रकार हैं या हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम लोग को लगता है कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ गया। सामान्य लोगों को इससे कोई बहुत, मुझे किसी ने कोई टिप्पणी अभी तक, जैसे सबसे बड़ी राजनीतिक घटना तो पिछले 3-4 महीने में यही हुई है कि एनडीए से निकलकर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ये अच्छा है खराब है। लोग इन बातों को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। अगर कुछ है तो लोगों में गुस्सा है कि इस तरह की जो राजनीति है, हर दिन कोई एक नया प्रयोग, उससे लोगों को उदासीनता भी है, गुस्सा भी है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो पहला कैबिनेट होगा उसमें ये इसी से साइन करेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का। आपने देखा होगा वीडियो। तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही कि कलम से स्याही सूख गई है। मैं ये सोच रहा हूं कि जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो करीब 15 दिन तक सारे अफसरों की बैठक साथ में की गई, ताकि 7 निश्चय की हर योजना का बजट का प्रावधान कर लिया जाए। कोई बात ऐसी न कही जाए जिसका बजट न हो। वही नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं इस चिंता में हूं कि भाई, अगर आप 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं या दे सकते थे, तो आप 15 साल से रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देते। ये कौन सा रात में आकाशवाणी हो गया कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी आपको मिल गई? और इसीलिए मैंने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार जी 10 लाख सरकारी नौकरी साल भर में दे दें, अभी करीब 2.5 महीने हो गए, तो मैं ये पूरा अभियान। बिजली हर जगह जरूर आ गई है, हर गांव में जहां पर भी हम लोग गए बिजली दिखी, पोल है, तार है, बिजली जल भी रही है। लेकिन उसके साथ बिजली बिल की एक बहुत बड़ी और विकराल समस्या समाज में हम लोग को सुनने को मिली। लोग बता रहे हैं कि 2 बल्ब जलाएं या 3 बल्ब, 2 पंखा चलाएं तो भी उनका बिल 5,000 से 60 से 70 हजार तक वाले बिल के लोग हमें मिले रास्ते में। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 10, 20, 25, 50 लोग गलत बिल आने के लिए दौड़ नहीं रहे हैं, या जिन्होंने शिकायत नहीं की, या लोक अदालतों का चक्कर नहीं काट रहे हैं। कुछ गांवों में ऐसे भी लोग मिले जो जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बिजली के कनेक्शन के काट दिए जाने के बाद गांव छोड़कर भाग गए क्योंकि उन पर फौजदारी का केस कर दिया गया है। तो ये मेरा मानना है कि अगर इस समस्या को सरकार ने गंभीरता से लेकर सुधारा नहीं, देखा नहीं, तो आने वाले कुछ समय में बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ खड़ी होने वाली। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमने के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है।
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का। पद यात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गांव से गुजर रहा हूं तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है, कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग, टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गांव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है। क्योंकि बिहार में 2 चीजों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन 2 विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गांव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुंच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है। नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गाँव में
मैं जहां पर भी गया लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर 2 बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास अभी तक जितने भी गांवों से मैं निकला हूं शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज्यादातर केसेस में 2,000 से 6,000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ इन इलाकों में ज्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700-800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। DAP का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350 डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन में लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से
1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। आपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है, तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है कि इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ ले तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000, 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए, उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस या फोर्स से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल